हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल दिस बिलाल शेख मर्जिंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे यूपी में काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। 20 तारीख से लेकर 24 तारीख तक रजिस्ट्रेशन का सिक्योरिटी में डिपॉजिट डॉक्यूमेंट अपलोड करने का टाइम दे रखा है। 24 तारीख से 29 तारीख के बीच में आप चॉइस फिलिंग करेंगे। तो चॉइस फिलिंग कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन में क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, सिक्योरिटी मनी कैसे पे करना है, किस मोड में पे करना है और क्या रूल रेगुलेशन राउंड 1 का है, राउंड 2 का क्या रूल रेगुलेशन है, राउंड 3 का क्या रूल रेगुलेशन है, एसटी वैकेंसी का क्या रूल रेगुलेशन है। अगर आप यूपी का काउंसलिंग आप यूपी से हो या फिर किसी भी स्टेट से हो और यूपी में प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और अगर खुद से काउंसलिंग करना चाहते हैं या फिर किसी के थ्रू आप पेड में काउंसलिंग करवा रहे हैं या ई मित्र से जाके आप काउंसलिंग करते हैं, तो आपको ये रूल रेगुलेशन हर एतबार में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके ये रूल रेगुलेशन एक रूल रेगुलेशन की मतलब कमी की वजह से या फिर नहीं जानने की वजह से आपका हो सकता है सिक्योरिटी मनी डूब जाए या फिर आप हो सके अच्छे कॉलेज ना ही ले पाएँ। ठीक है, ये रूल रेगुलेशन एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत मतलब ज़रूरी है। राउंड 1 में कैसे क्या होता है, राउंड 2 में, राउंड 3 में मैं एक-एक चीज़ करके एक-एक स्टेप जो ज़रूरत है, जो एकदम नेसेसरी चीज़ें हैं, जो एकदम ज़रूरी है, वो सारी चीज़ में मैं फोकस करूँगा। पूरा डिटेल आपको हम रूल रेगुलेशन जो काउंसलिंग की ब्रोकर में दे रखा है, इन्फॉर्मेशन ब्रोकर जो यूपी की रिलीज़ हुई थी उसमें जो दे रखा है, मैं सारी चीज़ आपको बता दूँ। तो देखो, सबसे पहले यूपी नीट यूजी जो है, अब सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो पे करना है। फिर रजिस्ट्रेशन फीस के बाद जो है सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट होगा। सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट होने के बाद ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कहाँ होगा, कैसे होगा, हम सारी डिटेल में भी बात करेंगे। उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट पब्लिश्ड होगी, मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगा। मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होने के बाद जो लोग भी मेरिट में आएंगे, जो डॉक्यूमेंट जिनका भी सारा मतलब वेरीफाई वगैरह हो जाएगा, तो मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा। मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद जो है चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा। तो चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग 24 तारीख से लेके 29 के बीच में आप चॉइस फिलिंग और लॉकिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है रिजल्ट डिक्लेयर होगा और रिजल्ट डिक्लेयर के बाद आपको अगर कॉलेज अलॉट होता है तो उस कॉलेज में पहुंच करके सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है और एडमिशन का प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो यहाँ तक का प्रोसेस जो है आप खुद से भी कर सकते हैं, आप पेड काउंसलिंग भी करा सकते हैं। जो लोग भी यूपी में प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी भी स्टेट से हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो लोग भी पेड काउंसलिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके आप एनरोल हो सकते हैं। अगर आपको पेड काउंसलिंग नहीं करना है, आप चाहते हो कि आप खुद से काउंसलिंग करें, तो पेड गाइडेंस के लिए भी लिंक दिया गया है, तो वहाँ पे जाके भी आप एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं डिटेल एक-एक करके मैं बात करता हूँ कि किसमें क्या क्राइटेरिया है, क्या टर्म एंड कंडीशन है, सारी चीज़। तो रजिस्ट्रेशन देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन। तो देखो, रजिस्ट्रेशन के लिए हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो एलिजिबिलिटी जो लोग भी ये यूपी से हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं, उसको स्टेट डोमिसाइल, वो सारे लोग एलिजिबल हैं। जो बच्चे यूपी के नहीं हैं, जो बाहर किसी भी स्टेट से हैं लेकिन यूपी से 10th और 12th किए हैं, तो वहाँ पे उन बच्चों को डोमिसाइल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे उन लोगों को डोमिसाइल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो लोग भी आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो 2023 में एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट किए और उनको कॉलेज अलॉट हो गया बट एडमिशन नहीं लिए, ऐसे स्टूडेंट इस साल के नीट यूजी काउंसलिंग जो यूपी की है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, जो लोग भी लास्ट ईयर एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट किए थे ऑल इंडिया कोटा का या यूपी का और आपको कॉलेज अलॉट हो गया था, एडमिशन नहीं लिए थे, तो आप इस साल के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग यूपी के डोमिसाइल हैं, ठीक है, और रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो रिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ दे रखा है 127, SC ST है तो या OBC हो, तो वो लोग भी बिल्कुल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन जो लोग दूसरे स्टेट के हैं, जो बाकी यूपी के अलावा किसी और स्टेट से हैं बट यहाँ पे एमबीबीएस के लिए या बीडीएस के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका जो कट ऑफ मार्क्स है वो जनरल के बराबर होना चाहिए। चाहे आप SC ST हो तो भी SC ST का जो कट ऑफ है वो नहीं चलेगा। जो जनरल का कट ऑफ है उससे ऊपर मार्क्स है आपका। ठीक है, 164 से ऊपर मार्क्स है। अगर यूपी से नहीं हो उनके लिए बता रहा हूँ। दूसरे स्टेट जो 164 से प्लस मार्क्स है, वही लोग यहाँ पे जो यूपी की काउंसलिंग उसके लिए एलिजिबल है, वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी का हो गया। अब मैं आपको रजिस्ट्रेशन का बताता हूँ। तो रजिस्ट्रेशन का जो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड का जो फीस है वो 2000 रुपये लगेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है, सभी के लिए है। एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में 1000 रुपये लगेगा। ठीक है, ये भी नॉन रिफंडेबल। वैकेंसी राउंड में जो लोग भी एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल होंगे, वो चाहे राउंड 1 में या राउंड 2 में या राउंड 3 में रजिस्ट्रेशन किए होंगे, तो उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के लिए करना है। आगे और भी एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड की क्राइटेरिया रूल रेगुलेशन वो हम आगे डिस्कस करेंगे।
तो देखो सिक्योरिटी मनी है ना, अगर आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज यूपी से हो, आप 85% कोटा के लिए आप फाइट कर रहे हो, वहाँ पे गवर्नमेंट एमबीबीएस या बीडीएस के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको 30,000 सिक्योरिटी मनी लगेगा। अगर आप यूपी से हैं या किसी और स्टेट से हैं, प्राइवेट एमबीबीएस के लिए आप वहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपको 2 लाख रुपए लगेगा सिक्योरिटी मनी, जो कि रिफंडेबल है। उसका कंडीशन अलग है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा आगे। फिर अगर आप प्राइवेट बीडीएस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, ओनली प्राइवेट बीडीएस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो 1 लाख रुपए आपको लगेगा, जो कि ये भी रिफंडेबल है। ठीक है, इसका भी टर्म एंड कंडीशन है। इसमें जो है सिक्योरिटी मनी में अब दो तीन पॉइंट है जो मैं बताना चाहूंगा। अगर कोई लोग जो कोई ऐसे भी इंसान है जो एमबीबीएस के लिए भी और बीडीएस के लिए भी, दोनों प्राइवेट एमबीबीएस के लिए और प्राइवेट बीडीएस के लिए दोनों के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उनको 2 लाख रुपए लगेगा। ठीक है, जो गवर्नमेंट बीडीएस और प्राइवेट बीडीएस के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनको 1 लाख रुपए लगेगा। ये सिक्योरिटी मनी फीस का ये क्राइटेरिया। अब सिक्योरिटी मनी कैसे पे करना है, तो ऑनलाइन पेमेंट होगा। इसका पेमेंट करने का जो तरीका है वो इंटरनेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं, या क्रेडिट कार्ड यूज करके कर सकते हैं, या फिर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट वगैरह नहीं होगा, कैश पेमेंट नहीं होता है। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट होगा, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं आराम से, या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से। इसमें एक चीज ध्यान रखना, बिल्कुल जो आप पेमेंट करोगे सिक्योरिटी मनी, तो याद रखना ये आप अपने अकाउंट से ही करना, क्योंकि अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है या फिर कॉलेज आपको अलॉट हो भी जाता है, दोनों ही केस में ये सिक्योरिटी मनी उसी अकाउंट में वापस हो जाता है जिस अकाउंट से पैसा कटा होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग जो लोग भी यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज के लिए एडमिशन लेना चाहते हो, तो सिक्योरिटी मनी 2 लाख का है ना, 2 लाख में 3-4 हज़ार रुपये जो है टैक्स भी आ जाता है, तो 2 लाख 10,000 15,000 का जो है आपको लिमिट सेट कर लेना है। अगर लिमिट आपका सेट नहीं है, तो अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उससे आप बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन अगर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करते हो, तो अपने बैंक अकाउंट में मतलब बैंक में जा करके बात कर लेना है कि हमको 2,10,000 का एक बार में वन टाइम पेमेंट करना है, तो ये लिमिट हमको सेट कर दिए, तो आपको जाकर के वो चीज पहले से रेडी कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से आप पेमेंट सिक्योरिटी मनी जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। जब आप सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट कर दोगे, तो फिर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आएगा। तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा वो मैं आपको बताता हूँ। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट में 4 डॉक्यूमेंट है। 10th के मार्कशीट अपलोड करना है, मार्कशीट या सर्टिफिकेट। ठीक है, आपको अपलोड करना है। इंटरमीडिएट यानी कि 12th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड। कैटेगरी है, रिजर्वेशन कैटेगरी हो, ठीक है, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, या ईडब्ल्यूएस है, या एक्स आर्मी है, ठीक है, या एनसीसी है, या पीडब्ल्यूडी है, जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। और उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये करना है, यहाँ पे अपलोड करना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट उन्हीं के लिए मतलब यहाँ पे लागू है जो लोग यूपी से हैं, मतलब जो अप्लीकेबल है। जो लोग भी यूपी से बिलोंग करते हैं उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। जो लोग यूपी से नहीं है, प्राइवेट एमबीबीएस या बीडीएस के लिए दूसरे स्टेट के बच्चे हैं, वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। या ऐसे स्टूडेंट जो 10th 12th यूपी से किए हैं, उनको भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूर अपलोड करने की जरूरत। यहाँ पे एक बात आता है, जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, तो वो डॉक्यूमेंट जो है आपका कोई दिक्कत आता है, कोई इश्यू आता है, तो उस डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करने के लिए 20 ऑनलाइन डॉक्यूमेंट नोडल सेंटर चूज किया गया है। तो उस 20 नोडल सेंटर में से कोई आपके जो मतलब जो घर के करीब है, आपके सिटी के जो करीब है, वो नोडल सेंटर आप चूज कर लेना। क्योंकि अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में कहीं पे कोई दिक्कत आती है, कोई फेल बताता है, या किस तरह का कोई इश्यू आता है, तो वहां पे जा करके आप उस चीज को सर्टिफाइड कर मतलब ये कर सकते हो, सॉर्ट आउट कर सकते हो। इसलिए वो नोडल सेंटर चूज करना जो आपके घर के करीब है। यहाँ पे आपको प्रोस्पेक्टस में दे रखा है। अगर जो लोग भी प्रोस्पेक्टस आप यूपी के नीट ये वेबसाइट पे आओगे तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी आपको ये प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोडल सेंटर है ये दे रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, टोटल 20 नोडल सेंटर है। ठीक है, तो आप अपने जो भी आपका घर के करीब है वो नोडल सेंटर चूज कर सकते हो। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लखनऊ में, कानपुर में दे रखा है, आगरा में दे रखा है, एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा, एलआरएम मेडिकल कॉलेज मेरठ। ठीक है, तो ये सारे जो है 20 नोडल सेंटर दे रखा है, जहाँ जो आपके करीब है उसको आप चूज कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। रिजर्वेशन से रिलेटेड ओबीसी या ईडब्ल्यूएस जो लोग भी मतलब अप्लाई करोगे, तो वो इसी साल का होना चाहिए, 2024 का होना चाहिए। ज़्यादा पुराना है तो वो नहीं चलेगा। तो ये चीज़ याद रखना कि आपका है ना ये नया होना चाहिए, 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए, 2024 का ही बना हुआ होना चाहिए। मतलब
ये एक बहुत ध्यान से सुनना है इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राउंड 1 में मान लो आप 10 कॉलेज फिल किए, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कॉलेज फिल कर लिए। राउंड 1 में जो कॉलेज आप फिल किए, चॉइस फिल किए, उसके अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉट हो गया। मान लो आपको 9 नंबर का कॉलेज जो है राउंड 1 में अलॉट हो गया, ठीक? अब आप चाहते हो कि नहीं, हमको राउंड 5 तक हमको मतलब राउंड 5वां नंबर का कॉलेज हमको चाहिए, लेकिन 9 नंबर का कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, तो आप अपना सीट को जो है अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है? अपग्रेड करोगे वापस, तो इस चीज को ध्यान रखना, जब आप अपग्रेड करोगे, ठीक है, आप अपग्रेड करके मान लो 5वां नंबर का कॉलेज डाले या उसके साथ और कॉलेज डाले, तो जो कॉलेज अलॉट हो चुका है, 9 नंबर का कॉलेज मान लो अलॉट हो गया है, तो उसको अपग्रेड करते टाइम 9 नंबर का कॉलेज आपको नहीं डालना है। ऐसे अगर वापस डाल देते हो तो तुम्हारा जो वो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? तो वापस से स्टार्ट करना पड़ सकता है आपको। तो ये चीज को बिल्कुल ध्यान रखना, अपग्रेडेड सीट को है, अपग्रेडेड जो कॉलेज है उसको अपग्रेड के टाइम पे नहीं डालना है। वापस से जो फर्दर चॉइस फिल करोगे तो उसमें उसको नहीं डालना है। अगर वापस मतलब जो नया चॉइस फिल किए राउंड 2 में, ठीक है, जो भी 1 2 3 4 5 कॉलेज डाले आप, ठीक, आपको 9 नंबर का कॉलेज मिला हुआ है, 1 2 3 4 5 तक आप कॉलेज डाले, ठीक, अगर उसमें आपको 5वें नंबर का कॉलेज चाहिए, वो अगर मिल गया तो ठीक है। अगर नहीं मिल पाता है तो राउंड 1 में जो कॉलेज आपको मिला हुआ है वो आपका रहेगा ही एज इट इज, ठीक है? ये ध्यान से सुन लो, मतलब राउंड 1 में जो कॉलेज आपको मिल गया है, ठीक, अब राउंड 2 में अपग्रेड का टाइम आएगा, तो अपग्रेड में जो कॉलेज राउंड 1 में मिल गया उस कॉलेज को नहीं डालना। ये एकदम ध्यान से मतलब इस बात को सेट कर लो, ठीक है? बाकी जो कॉलेज आपको चाहिए वो कॉलेज डालना। अगर उसमें से कोई कॉलेज मिल जाता है, ठीक है, अगर मिलना होगा तो मिल जाएगा वो कॉलेज, तो आप उसमें एडमिशन ले लोगे। अगर वो कॉलेज आपके मेरिट पे नहीं फॉल करेगा, मेरिट पे आपके वो कॉलेज नहीं आएगा, तो आपको राउंड 1 में जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो आपका एज इट इज रहेगा। और अगर आपको जो मतलब फर्दर जो अपग्रेड किए हो जो कॉलेज और उसमें से कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो राउंड 1 में जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो जो है वैकेंट मतलब वो कैंसिल हो जाएगा आपका, और राउंड 2 में जो अपग्रेड किए हो वो कॉलेज फिर आपका जो है फ्रेश कॉलेज वो हो जाएगा। तो वहां पे जाके आपको फर्दर एडमिशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है, ठीक है? तो इस बात को एकदम ध्यान से मतलब इस तरीके से ये काउंसलिंग जब चॉइस फिलिंग करोगे तो उस समय बिल्कुल ये बड़ी मतलब यूपी के लिए बहुत अच्छी न्यूज है कि इस बार राउंड 1 में फ्री एग्जिट है। मतलब अगर आप प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज है या गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज, कोई भी कॉलेज आपको राउंड 1 में अलॉट हो जाता है और आप अगर चाहते हो कि हमको एडमिशन नहीं लेना है, हमको काउंसलिंग से बाहर निकलना है, तो बिल्कुल आप काउंसलिंग से फ्री एग्जिट हो सकते हैं। राउंड 1 में आप बिल्कुल एकदम राउंड 2 के स्टार्ट होने से पहले आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं। आप जो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट किए थे, जो भी 2 लाख रुपए डिपॉजिट किए थे, वो आपका जो है डूबेगा नहीं, वो आपको वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा। ऐसा फिर राउंड 2 राउंड 3 में नहीं है। अगर राउंड 2 में कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है या राउंड 3 में कोई कॉलेज राउंड 2 में या राउंड 3 में आपको कॉलेज अलॉट होता है, तो इस केस में आपको जो है कॉलेज लेना ही होता है, या आप फिर अपग्रेड राउंड 2 में कॉलेज जो अलॉट होता है तो उसको अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन कॉलेज लेना ही होगा। अगर राउंड 2 या राउंड 3 में कॉलेज अलॉट होता है और नहीं लेते हो तो आपका जो सिक्योरिटी मनी है वो डूब जाएगा। राउंड 2 में अगर आपको सीट अलॉट हो जाता है और एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, नहीं लेते हो, तो कोई बात नहीं है, आप मतलब नहीं लो, आपका जो सिक्योरिटी मनी है वो तो डूब ही जाएगा, लेकिन एडमिशन फीस और जो डॉक्यूमेंट वगैरह था, आपका डिपॉजिट था, वो सब आपको मिल जाएगा, वो रिटर्न हो जाएगा राउंड 2 तक, ठीक है? और राउंड 3 में आपको कॉलेज अलॉट होता है, ठीक है, राउंड 3 में, तो यहाँ पे एडमिशन लेना एकदम मस्ट है। राउंड 3 में आप अगर कॉलेज अलॉट होता है तो एडमिशन किसी भी हाल में आपको लेना ही पड़ेगा। प्राइवेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो लोग प्राइवेट से एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो या प्राइवेट बीडीएस में लेना चाहते हो, ध्यान से सुन लेना। अगर राउंड 3 में आपको कॉलेज अलॉट होता है और आप चाहते हो कि आप कॉलेज नहीं लें, तो इस केस में जो है सिक्योरिटी मनी तो डूबेगा ही, साथ में आपने जो एडमिशन किए टाइम पे फीस जमा किया था उसका 50% एडमिशन का जो फीस है वो आपका डूब जाएगा। 50% ही पैसा वापस मिलेगा राउंड 3 में, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने जमा किया है वो डॉक्यूमेंट्स आपको सारा मिल जाएगा। लेकिन राउंड 3 में अगर आपको प्राइवेट एमबीबीएस या बीडीएस कॉलेज मिलता है तो 50% पैसा जो है आपका डूब जाएगा। इसलिए ध्यान से सुनना, मतलब अगर आपको कॉलेज लेना है तो ही राउंड 3 तक जाना, ठीक है? अगर राउंड 3 में जाते हो तो आपको कॉलेज लेना ही पड़ेगा,
नहीं तो जो प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है 50% फीस आपकी डूब जाएगी, 50% ही पैसा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से इस बात को दिमाग में सेट कर लेना। तो उनके लिए बता रहा हूँ जो प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं, प्राइवेट एमबीबीएस या प्राइवेट बीडीएस, तो आप ये आपके लिए सबसे बेस्ट यही होगा। अगर आप कंफर्म हो लेने के लिए तो राउंड 1 में जो कॉलेज अलॉट हो रहा है वो आपके लिए बेस्ट होगा, आपको अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपी में अपग्रेडेशन की फैसिलिटी और फायदा जो है उन्हीं बच्चों को मिलता है जो गवर्नमेंट कॉलेज से में एडमिशन लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट एमबीबीएस या बीडीएस में। ठीक है, उनको फायदा मिलेगा, बट जो प्राइवेट में एमबीबीएस लेना चाहते हैं, प्राइवेट एमबीबीएस या प्राइवेट बीडीएस, उनको अपग्रेड करने से नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे राउंड 2 राउंड 3 में जाओगे आप, वैसे वैसे जो है उतना मतलब उतने आपको स्कोर पे उतना बेकार कॉलेज मिलता जाएगा। आपको जो सबसे अच्छा और बेस्ट कॉलेज आपके स्कोर पे मिल सकता है वो राउंड 1 में ही मिलेगा। यहाँ पे उल्टा सीरीज यूपी में प्राइवेट कॉलेज में चलता है, क्योंकि बाकी भी स्टेट से बच्चे जो है यहाँ पे आने लग जाते हैं राउंड 2 राउंड 3 मॉप अप राउंड में। जो बाकी स्टेट में अगर बच्चों को स्टेट कोटा से थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह नहीं मिल रहा है तो वो बच्चे भी यहाँ पे आने लगते हैं। इसी वजह से जो है स्टेट कोटा की जो है यहाँ पे मतलब प्राइवेट एमबीबीएस की जो कट ऑफ है वो बढ़ने लग जाती है। तो इस बात को आप वैकेंसी राउंड का टर्म एंड कंडीशन बता देता हूँ। एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में वो सारे लोग एलिजिबल हैं जिसको स्टेट कोटा के थ्रू राउंड 1 में, राउंड 2 में, राउंड 3 में भी कोई कॉलेज नहीं मिल पाया है, वो लोग एलिजिबल हैं। या फिर ऑल इंडिया कोटा से भी आपको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में किसी भी राउंड में कोई कॉलेज आपको नहीं मिल पाया है तो आप एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में जो लोग यहाँ पे पहले से रजिस्ट्रेशन किए हैं राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में, उन लोग को भी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का फिर वापस से 1000 रुपये लगेगा। ठीक है, और अगर आपका सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट है, आप प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हो या गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हो और यूपी में मतलब राउंड 1, राउंड 2 या राउंड 3 में आप रजिस्ट्रेशन किए थे और सिक्योरिटी मनी जमा किए थे, तो आपको सिक्योरिटी मनी दोबारा जमा करने की जरूरत नहीं है। बस रजिस्ट्रेशन फीस जो कि 1000 है, जो नॉन रिफंडेबल है, ठीक है, वो लगेगा। अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, किसी भी राउंड में आपको कहीं भी कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है लेकिन आप इससे पहले भी रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, तो बिल्कुल फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा और फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो आप। उस केस में आपको, अगर आप प्राइवेट से एमबीबीएस लेना चाहते हैं या बीडीएस लेना चाहते हैं तो उस समय आपको जो सिक्योरिटी मनी है उसका वो देना पड़ेगा। गवर्नमेंट से लेना चाहते हो तो जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी मनी है वो भी सिक्योरिटी मनी भी आपको देना पड़ेगा। और जो फ्रेश स्टूडेंट जिसको राउंड 1 या राउंड 2 या राउंड 3 में बीडीएस कॉलेज मिला हुआ है, बीडीएस कॉलेज आपको मिल गया हुआ है और एमबीबीएस के लिए एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऐसे स्टूडेंट जिसको राउंड 1 या राउंड 2 या राउंड 3 में बीडीएस मिला है लेकिन आप एमबीबीएस के लिए एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको जो सिक्योरिटी मनी एमबीबीएस की है वो पे करना होगा। एमबीबीएस का जो सिक्योरिटी मनी है, मान लो प्राइवेट एमबीबीएस के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो बीडीएस के लिए 1 लाख पार्टिसिपेट किए होगे, तो आप प्राइवेट के लिए वापस करना चाहते हो एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में तो आपको 2 लाख रुपए वापस पार्टिसिपेट मतलब पे करना होगा। अगर आपको एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में सीट अलॉट हो जाता है तो जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारा डॉक्यूमेंट्स जो है कॉलेज, जो भी कॉलेज अलॉट होता है वहाँ पे जाके या फिर नोडल सेंटर पे जाकर के आपको जमा करना है। ठीक है, अगर सीट अलॉट होता है और एडमिशन नहीं लोगे तो उस केस में जो सिक्योरिटी मनी जमा किए हैं वो भी आपका डूब जाएगा। और एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में अगर आपको सीट अलॉट होता है, कोई भी सीट अलॉट हो गया, ठीक है, तो सिक्योरिटी मनी तो डूबेगा ही। अगला जो वापस 2025 और 26 में जो काउंसलिंग होगा उस काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट करने के लिए तुमको रोक दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जो 2023 में एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट किए थे, वो चाहे यूपी का हो या ऑल इंडिया कोटा में, ठीक है, और कॉलेज अगर आपको मिला था और एडमिशन नहीं लिए थे तो वो इस साल पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। इसी तरीके से सेम इस साल अगर एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में आप पार्टिसिपेट करते हो और कॉलेज अलॉट हो जाता है और एडमिशन नहीं लेते हो तो अगला 2025 और 26 का जो काउंसलिंग होगा उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड से रिलेटेड जो भी काउंसलिंग की टर्म एंड कंडीशन थी आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से ना, बिना स्किप किए जरूर देख लेना। आप भले अपने से चॉइस फिलिंग करो, काउंसलिंग करो या फिर किसी और से करा रहे हो, आपके लिए ये रूल रेगुलेशन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़ी सी एक रूल की कमी की वजह से आपका एडमिशन जो है इधर उधर हो सकता है, या हो सकता है आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाए, या हो सकता है आपका सिक्योरिटी मनी डूब जाए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारी चीज आपको समझ में आएगा। फिर भी अगर कुछ क्वेरी रह गया हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे एक्सपर्ट का नंबर दिया गया है, उनसे आप बात कर सकते हैं पेड काउंसलिंग के लिए। नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वहां पे जाके आप
एनरोल हो सकते हैं, हमारी टीम आपको खुद कॉन्टैक्ट कर लेगी या फिर कॉल करके बात भी कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि तुमको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे काउंसलिंग से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।